क्या हो अगर कॉलेज के पहले साल के बाद ही पढ़ाई छोड़ देने पर किसी पर ड्रॉप आउट या फेलियर का ठप्पा ना लगे। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल। मतलब कल्पना कीजिए कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जहां कोई भी छात्र जब चाहे पढ़ाई रोक दे, कुछ साल काम करे और फिर वहीं से अपनी डिग्री दोबारा शुरू कर दे जहां उसने छोड़ी थी। सुनने में तो ये किसी यूटोपियन सपने जैसा लगता है। राइट, लेकिन असल में ये आज की हकीकत बनने जा रहा है। और ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है। देखिए, दशकों से हमारी शिक्षा एक बहुत ही सख्त, एकदम लीनियर और वन वे सड़क रही है। मतलब 3 साल, कुछ तय विषय और अंत में एक डिग्री। हाँ, एकदम सीधा रास्ता। बिल्कुल। और अगर कोई उस सड़क से जरा भी भटका तो उसकी सारी मेहनत शून्य हो जाती थी। लेकिन अब वो मॉडल हमेशा के लिए टूट रहा है। सही कहा। तो हमारी आज की इस गहन चर्चा में, हमारे इस डीप डाइव में हम इसी ऐतिहासिक बदलाव का विश्लेषण कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय यानी SPPU में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू हो रहे 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की, जिसे हम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या FYUG भी कहते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे पास इस विषय को गहराई से समझने के लिए 2 बहुत ही प्रामाणिक स्रोत हैं। पहला है डॉक्टर राहुल खरात का लिखा एक विस्तृत लेख और दूसरा है SPPU का आधिकारिक सर्कुलर नंबर 44/2026, जो कि काफी तकनीकी दस्तावेज है। हाँ एकदम। अक्सर ऐसे भारी भरकम सरकारी दस्तावेजों को पढ़ना नींद की गोली खाने जैसा हो सकता है। सच में। लेकिन चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये अतिरिक्त चौथा साल आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ कॉलेजों को 1 और साल की फीस वसूलने का बहाना दे रहा है, या फिर ये भारतीय उच्च शिक्षा को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर ले जाने का कोई मास्टर स्ट्रोक है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मैं वादा करता हूं कि आज की इस चर्चा में ऐसे कई आहा मोमेंट्स आने वाले हैं जो शिक्षा के प्रति नजरिए को पूरी तरह बदल देंगे। देखिए, इस बदलाव की गंभीरता को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये रातों रात लागू किया गया कोई फरमान नहीं है। हाँ। अक्सर जब शिक्षा में बड़े बदलाव होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उनके इम्प्लीमेंटेशन में आती है। मतलब संस्थानों के पास तैयारी का समय ही नहीं होता। हाँ, वो अचानक से आ जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ दस्तावेजों से स्पष्ट है कि SPPU ने एक बहुत ही सोची समझी चरणबद्ध रणनीति अपनाई है, जिसे हम फेज्ड अप्रोच कहते हैं। और यहीं से हमारी रूपरेखा थोड़ी स्पष्ट होती है। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो ऑटोनमस यानी स्वायत्त कॉलेजों में यह प्रक्रिया 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष से ही शुरू हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि वहाँ ये जो बहुचर्चित चौथा साल है, वो 2026-27 में असलियत बन जाएगा। सही कहा। और वहीं जो अफिलिएटेड या संबद्ध कॉलेज है, वहाँ ये 1 साल बाद लागू हुआ है। मतलब 2024-25 से। हाँ, तो वहाँ उनका चौथा साल 2027-28 में शुरू होगा। अच्छा, तो ये गैप क्यों रखा गया है? ये चरणबद्ध तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक ऑटोनॉमस कॉलेज के पास अपना पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली खुद तय करने की स्वतंत्रता होती है। उनके पास संसाधन होते हैं। तो वो एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड बन जाते हैं। बिल्कुल। वो इस प्रयोग के लिए आदर्श टेस्टिंग ग्राउंड बनते हैं। जब तक अफिलिएटेड कॉलेजों में ये चौथा साल आएगा, तब तक शुरुआती गलतियों से बहुत कुछ सीखा जा चुका होगा। ये तो काफी स्मार्ट मूव है ना? अब अगर हम इस पूरे 8 सेमेस्टर वाले प्रोग्राम के ढांचे को देखें तो ये चौथे साल में आकर 2 अलग-अलग रास्तों में बंट जाता है। ओके। पहला रास्ता है FYUGH यानी ऑनर्स के साथ डिग्री। इसमें छात्रों को 160 से 176 क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं और सबसे खास बात यह है कि इसमें कम से कम 4 क्रेडिट की इंटर्नशिप अनिवार्य है। अरे वाह। और दूसरा रास्ता है FYUGR यानी ऑनर्स के साथ रिसर्च। और ये वो जगह है जहां चीजें सच में गंभीर हो जाती हैं। बहुत गंभीर। क्योंकि इसमें 12 क्रेडिट का एक पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट या शोध प्रबंध शामिल है, जिसे डिसर्टेशन कहते हैं। जी। इस पूरे ढांचे को देखकर मुझे एक उपमा याद आ रही है। बताइए। मतलब पुरानी जो 3 वर्षीय डिग्री प्रणाली थी, वो किसी ढाबे की फिक्स थाली जैसी थी। हाँ, एकदम फिक्स। कोई छात्र वहां जाता है, थाली ऑर्डर करता है और उसमें जो भी 4-5 कटोरियों में आता है, चाहे उसे पसंद हो या ना हो, उसे वही खाना पड़ता है। सही बात है, कोई चॉइस नहीं होती थी। लेकिन ये नया 4 वर्षीय सिस्टम एक विशाल आला काटे बुफे जैसा है,
यहाँ छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं। इसका जो चौथा साल है वो इस बुफे का कोई वीआईपी सेक्शन नहीं है, बल्कि ये सीधे किचन में प्रवेश करने जैसा है। अरे वाह, ये किचन वाली उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है ना? मतलब 3 साल तक आपने दूसरों का बनाया हुआ ज्ञान ग्रहण किया, बिल्कुल। लेकिन चौथे साल में आप खुद उस ज्ञान को पकाना या खोजना सीखते हैं। बिल्कुल। और दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप, वहाँ 4 साल की डिग्री को ही मानक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, पहले 3 साल अक्सर केवल मौजूदा ज्ञान को अवशोषित करने में निकल जाते हैं। आप बस सिद्धांतों को समझते हैं, साहित्य पढ़ते हैं। हाँ, बस किताबें रटते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन असली बौद्धिक विकास तब होता है जब कोई छात्र खुद एक सवाल खड़ा करता है और उसका जवाब खोजने के लिए डेटा इकट्ठा करता है। राइट। डॉक्टर खरात का लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये ढांचागत बदलाव सिर्फ छात्रों का समय बढ़ाने के लिए नहीं है, ये पूरी तरह से आउटकम बेस्ड शिक्षा की ओर एक शिफ्ट है। मतलब परिणाम आधारित शिक्षा। हाँ, ये इस बारे में है कि डिग्री पूरी करने के बाद एक छात्र क्या कर सकता है, न कि सिर्फ उसने क्या पढ़ा है। लेकिन एक सवाल है जी। अगर शिक्षा अब एक बुफे है जहाँ छात्र अपनी पसंद से कुछ भी चुन रहे हैं, तो विश्वविद्यालय ये कैसे मापेगा कि किसी ने कितनी पढ़ाई की है? ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। मतलब अगर कोई छात्र इतिहास पढ़ रहा है और साथ में कोडिंग और थोड़ा सा संगीत भी सीख रहा है, तो इस पूरी थाली का बिल कैसे बनेगा? यहीं पर प्रवेश होता है इस पूरी प्रणाली की सबसे बड़ी मुद्रा का, जिसे हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क या NCRF कहते हैं। अच्छा। और इसके साथ ही एक बिल्कुल नया पाठ्यक्रम डिजाइन भी आता है। यही वो जगह है जहां पुरानी प्रणाली पूरी तरह से टूट जाती है। तो ये नया आर्किटेक्चर काम कैसे करता है? इस नए पाठ्यक्रम को 6 प्रमुख वर्टिकल्स में बांटा गया है। इसमें मेजर और माइनर विषय तो हैं ही, लेकिन साथ ही मल्टीडिसिप्लिनरी यानी बहुविषयक कोर्स और ओपन इलेक्टिव्स भी हैं। और यही ओपन इलेक्टिव्स इस प्रणाली को इतना लचीला बनाते हैं। मैंने सर्कुलर में देखा, उसमें वोकेशनल और स्किल कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट, वैल्यू एजुकेशन और भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी IKS जैसे भारी भरकम शब्द दिए गए हैं। हाँ, ये शब्द सुन के अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का मतलब केवल इतिहास पढ़ना नहीं है। एकदम सही। ये हो सकता है कि कोई इंजीनियरिंग का छात्र प्राचीन भारत की धातु विज्ञान तकनीक या जल संरक्षण प्रणालियों का अध्ययन कर रहा हो और उसे आज की इंजीनियरिंग समस्याओं पर लागू कर रहा हो। बिल्कुल, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और इसी तरह वैल्यू एजुकेशन केवल नैतिक शिक्षा का कोई उबाऊ लेक्चर नहीं है। ये प्रोफेशनल एथिक्स या कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी चीजें हो सकती हैं जो असल दुनिया में बहुत काम आती हैं। और इसका जो छठा हिस्सा है वो है को-करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें इंटर्नशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट शामिल है। और पता है इन सभी अलग अलग तरह के कोर्सेज को एक साथ जोड़ने वाला धागा क्या है? क्या है? क्रेडिट का गणित। सर्कुलर के अनुसार 40 क्रेडिट्स का मतलब है लगभग 1200 लर्निंग घंटे। ओके। लेकिन इसका जो विभाजन है वो शिक्षा के पारंपरिक तरीके को पूरी तरह से पलट देता है। वो कैसे? एक क्रेडिट हासिल करने के लिए थ्योरी यानी क्लासरूम में बैठकर लेक्चर सुनने के लिए 15 घंटे देने होते हैं। 15 घंटे। लेकिन उसी एक क्रेडिट के लिए अगर कोई प्रैक्टिकल स्टूडियो वर्क या वर्कशॉप करता है तो उसे 30 घंटे देने होंगे। रुकिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं इस पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। थ्योरी के लिए सिर्फ 15 घंटे, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए सीधे 2 गुने यानी 30 घंटे। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है कि छात्र करके सीख रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या ये क्रेडिट सिस्टम छात्रों और कॉलेजों दोनों पर व्यवहारिक काम का एक बहुत बड़ा बोझ नहीं डाल देगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है। मतलब ये 30 घंटे का कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे काम करेगा? क्या छात्र सिर्फ क्लासरूम से बाहर जाकर कुछ सर्वे फॉर्म भरवाएंगे? हाँ, कई शिक्षाविदों ने ये सवाल उठाया भी है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये अंतर जानबूझकर रखा गया है। अच्छा, जानबूझकर? हाँ, अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें, थ्योरी में किसी अवधारणा को समझना काफी तेज हो सकता है। कोई प्रोफेसर 15 घंटे में आपको थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत या समाजशास्त्र के बुनियादी नियम समझा सकता है। ये तो है। लेकिन कम्युनिटी एंगेजमेंट सिर्फ एक फील्ड ट्रिप नहीं है। सर्कुलर के पृष्ठ 11 पर स्पष्ट लिखा है कि इसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक दुनिया की जटिलताओं में डालना है। इसका कोई उदाहरण?
जैसे कल्पना कीजिए कि समाजशास्त्र का कोई छात्र केवल गरीबी के बारे में पढ़ नहीं रहा है, उसे 30 घंटे किसी स्थानीय एनजीओ के साथ मिलकर मलिन बस्तियों में काम करना है। ओह, मतलब सीधा ग्राउंड वर्क। बिल्कुल, उसे वहां के लोगों से बात करनी है, डेटा इकट्ठा करना है और फिर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इसमें समय लगता है। हाँ, ये तो है। ये 30 घंटे का प्रैक्टिकल दरअसल उस घर्षण या फ्रिक्शन का प्रतिनिधित्व करता है जो असल दुनिया में काम करते समय महसूस होता है। उद्योग जगत हमेशा से यही शिकायत करता रहा है कि भारत के ग्रेजुएट्स किताबी रूप से तो बहुत तेज होते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। एग्जैक्टली उन्हें नहीं पता होता कि उस ज्ञान को एक असल दफ्तर या समाज में कैसे लागू किया जाए। ये दोगुना समय उसी खाई को पाटने का काम कर रहा। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब वो जो 30 घंटे हैं वो सिर्फ काम नहीं है, वे अनुभव हैं, और अनुभव को किताबों के पन्नों की तरह जल्दी से पलटा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का ये नया सिस्टम सुनने में तो बहुत ही भविष्योन्मुखी लग रहा है। एक ऐसा छात्र जो 4 साल बाद निकलेगा, वो सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं होगा, बल्कि एक अनुभवी प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। हाँ, यही तो विजन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर ये 4 वर्षीय प्रोग्राम इतना ही शानदार है, तो क्या 3 साल सफलतापूर्वक पूरे करने वाला कोई भी छात्र आराम से टहलते हुए इस किचन या वीआईपी चौथे साल में प्रवेश कर सकता है? दस्तावेजों को गहराई से पढ़ने पर पता चलता है कि इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने भी देखा। यहाँ एक बहुत ही सख्त, मैं कहूंगी लगभग निर्दयी फिल्टर लगाया गया है। सही मायने में ये फिल्टर इस पूरी नीति का सबसे अहम और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा है। बिल्कुल। चौथे साल में प्रवेश के लिए छात्रों के लिए जो शर्तें पृष्ठ 5 और 8 पर दी गई हैं, वे किसी भी सामान्य छात्र को डराने के लिए काफी हैं। जी। पहली शर्त, 3 साल बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक पूरे होने चाहिए। दूसरी शर्त, जो सबसे बड़ी दीवार है, न्यूनतम 7.5 सीजीपीए होना अनिवार्य है। एकदम सही। तीसरी शर्त, कोई बैकलॉग या एटीकेटी नहीं होना चाहिए, मतलब आप किसी भी विषय में फेल नहीं हुए हों। हाँ। और चौथी शर्त, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी एबीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और बात सिर्फ छात्रों की योग्यता तक सीमित नहीं है। राइट, कॉलेजों के लिए भी शर्तें हैं। हाँ, पेज 7 पर कॉलेजों के लिए भी एक बहुत कड़ा फिल्टर है। हर गली मोहल्ले का कॉलेज ये FYUGR यानी रिसर्च वाला चौथा साल नहीं करा सकता। तो उन्हें क्या चाहिए? विषय में कम से कम 2 स्थायी फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए। बाप रे, इन शर्तों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि नीति निर्माता गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं। 1 मिनट रुकिए। 7.5 सीजीपीए और 0 बैकलॉग, ये तो बहुत ही ऊंचा मानक है। ये कठिन तो है। मतलब कॉलेज के शुरुआती सालों में कई छात्रों को अपनी लय पकड़ने में समय लगता है। कोई छात्र ग्रामीण परिवेश से आ सकता है, जिसे शहर के तौर तरीकों या पढ़ाई के माध्यम से तालमेल बिठाने में दिक्कत हो। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। कई बार पहले या दूसरे साल में विषय समझ नहीं आते, बैकलॉग लग जाते हैं। लेकिन तीसरे साल तक आते आते वो परिपक्व हो जाते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करने लगते हैं। लेट ब्लूमर्स। एग्जैक्टली। तो क्या ये नई प्रणाली उन लेट ब्लूमर्स के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं कर रही है? ऐसा लगता है कि एक बार जो लड़खड़ा गया, उसके लिए रिसर्च के क्षेत्र में जाने का रास्ता हमेशा के लिए कट गया। क्या ये बहुत ज्यादा शैक्षणिक दबाव नहीं है? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सहानुभूति के नजरिए से ये एक बहुत ही वाजिब तर्क है। हाँ। ये कठोर लग सकता है, लेकिन हमें महासार्क और UGC के नियमों के पीछे की असली वजह को समझना होगा। वो क्या है? रिसर्च या शोध कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक अत्यंत विशिष्ट और उन्नत विशेषज्ञता है। जब कोई छात्र चौथे साल में रिसर्च ट्रैक चुनता है, तो वो सीधे PhD की ओर कदम बढ़ा रहा होता है। हाँ, ये बात तो है। शोध कार्य के लिए बुनियादी सिद्धांतों पर बहुत मजबूत पकड़ चाहिए, एक विश्लेषणात्मक अनुशासन और निरंतर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। राइट। यदि किसी छात्र के बुनियादी सिद्धांत ही कमजोर हैं, जिसका संकेत लगातार कम CGPA या बैकलॉग से मिलता है, तो वो 12 क्रेडिट का एक जटिल शोध प्रबंध कैसे लिखेगा? ये तो मुश्किल होगा। 7.5 CGPA का कट ऑफ यह सुनिश्चित करता है कि छात्र के पास वो अकादमिक नींव है जिस पर शोध की इमारत खड़ी की जा सके। अगर इस फिल्टर को कमजोर किया गया तो पूरी दुनिया में भारतीय शोध की गुणवत्ता ही खत्म हो जाएगी। मतलब ये कड़वी दवा इसलिए जरूरी है ताकि बीमारी जड़ से खत्म हो सके। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये कड़ाई आवश्यक है। बिल्कुल।
और कॉलेजों पर लगाई गई शर्तें भी इसी बात को पुष्ट करती हैं। अगर किसी कॉलेज के पास खुद का पीजी प्रोग्राम या रिसर्च लैब नहीं है, तो वे छात्रों को शोध कैसे करवाएंगे? वो तो बस हवा में तीर चलाएंगे। एग्जैक्टली। ये कॉलेजों को सिर्फ डिग्री बांटने वाली फैक्ट्रियों से निकालकर असली ज्ञान सृजन केंद्रों में बदलने की एक कवायद है। ठीक है, मैं इस तर्क को स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हाथी इस कमरे में मौजूद है। वो क्या? यदि चौथे साल में जाना इतना चुनौतीपूर्ण है, तो उन बहुसंख्यक छात्रों का क्या होगा जो 7.5 सीजीपीए का वो जादुई आंकड़ा नहीं छुपाते? या फिर उन छात्रों का क्या जो किसी आर्थिक मजबूरी के कारण 3 साल बाद ही नौकरी करना चाहते हैं? हाँ, ये एक असली समस्या है। पुरानी व्यवस्था में अगर आपने 2 साल बाद कॉलेज छोड़ दिया तो आप समाज की नजरों में फेलियर थे। आपकी पिछली सारी मेहनत सब कूड़ेदान में चली जाती थी। क्या इस नई प्रणाली में भी ऐसा ही होगा? यहीं पर इस पूरी नीति का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे मानवीय पहलू सामने आता है। अच्छा जी, इसका सुरक्षा जाल या जिसे हम सेफ्टी नेट कहते हैं। ओके। ये वो बदलाव है जिसका शिक्षा जगत दशकों से इंतजार कर रहा था। ये प्रणाली छात्रों को दंडित करने के बजाय उनके हर छोटे प्रयास को पुरस्कृत करती है। मतलब इसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम का नाम दिया गया है, राइट? बिल्कुल। दस्तावेजों के अनुसार यदि कोई छात्र किसी भी कारण से 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा। हाँ, उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर वो 2 साल बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। एकदम सही। और 3 साल पूरे करने पर उसे नियमित डिग्री मिलेगी। और जो छात्र उस सख्त फिल्टर को पार करके 4 साल पूरे करेंगे, उन्हें ऑनर्स या रिसर्च डिग्री मिलेगी। डॉक्टर खरात अपने लेख में इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये व्यवस्था सिर्फ पढ़ाई छोड़ने की सुविधा नहीं है, बल्कि ये रोजगार क्षमता या एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाती है। अगर मैं इसे थोड़ा और रोचक तरीके से समझाऊं तो ये बिल्कुल किसी आधुनिक वीडियो गेम को खेलने जैसा है। वीडियो गेम कैसे? देखिए, पहले के वीडियो गेम्स में क्या होता था, आप लेवल 1, 2 और 3 खेलते थे और अगर बीच में लाइट चली गई या आपको गेम बंद करना पड़ा तो अगली बार आपको फिर से 0 से शुरुआत करनी पड़ती थी। हाँ, बहुत झुंझलाहट होती थी, कोई चेक पॉइंट नहीं था। बिल्कुल, पुरानी शिक्षा प्रणाली वैसी ही थी, लेकिन ये नया सिस्टम आधुनिक गेम्स जैसा है, जहां हर लेवल पार करने पर आपका गेम ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अरे वाह, ये उपमा तो बहुत बढ़िया है ना? अगर आप दूसरे साल के बाद पढ़ाई रोकते हैं तो आपकी प्रोग्रेस डिलीट नहीं होती, आपको एक डिप्लोमा रूपी सेफ फाइल मिल जाती है। आप 2 साल काम कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं और फिर अपनी सुविधा के अनुसार वापस आके वहीं से लेवल 3 खेलना शुरू कर सकते हैं। ये सच में इसके पीछे की जटिल मैकेनिज्म को बहुत सरलता से समझाती है। और वो जो सेफ फाइल है, तकनीकी भाषा में उसी को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स या एबीसी कहा जाता है। अच्छा, तो एबीसी ऐसे काम करता है? हाँ, ये सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, ये एक छात्र की पूरी शैक्षणिक पहचान है जो उसके आधार या डिजिलॉकर से जुड़ी होती है। जब कोई छात्र क्लासरूम या कम्युनिटी एंगेजमेंट में घंटे बिताता है तो वो ज्ञान हवा में नहीं उड़ जाता, वो क्रेडिट के रूप में इस डिजिटल बैंक में जमा हो जाता है। मतलब ये पूरी तरह से पोर्टेबल है? बिल्कुल। अगर वो छात्र पुणे विश्वविद्यालय छोड़कर 3 साल बाद देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय में जाता है तो वो नया विश्वविद्यालय एबीसी पोर्टल से उन क्रेडिट्स को सीधे एक्सेस कर लेगा। ये तो कमाल है। ये लचीलापन एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक राहत देता है। छात्रों के सिर से फेल होने या समय बर्बाद होने का डर खत्म हो जाता है। राइट, वे बिना किसी खौफ के अपनी गति से सीख सकते हैं, नए विषय आजमा सकते हैं और अगर कोई चीज उनके काम की नहीं है तो सम्मान के साथ बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने जिन दस्तावेजों और लेखों का गहराई से विश्लेषण किया, उनसे एक तस्वीर बिल्कुल साफ उभर कर आती है। एसपीपीयू में इस 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का लागू होना केवल कैलेंडर में 1 साल जोड़ने की कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। एकदम नहीं। ये उससे कहीं बड़ा है। ये भारतीय शिक्षा को रटने वाली संस्कृति से बाहर निकालकर उसे कौशल आधारित, ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धी और शोध उन्मुख बनाने की एक शांत लेकिन शक्तिशाली क्रांति है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये नीति इस बात को पहचानती है कि भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं को ऐसे रोबोट्स की जरूरत नहीं है जो सिर्फ याद की हुई जानकारी को परीक्षा की कॉपी पर उगल सकें। बिल्कुल। उन्हें ऐसे विचारकों की जरूरत है जो अलग अलग विषयों को जोड़ सकें,
वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समझ सकें और उनका समाधान निकाल सकें। और ये जानना सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भविष्य में इन स्नातकों को काम पर रखने वाला हो या खुद इस नए क्रेडिट सिस्टम का हिस्सा बनने वाला हो। हाँ, ये एक ऐसा ढांचा है जो कागजी डिग्रियों के बजाय वास्तविक क्षमताओं और कौशल को महत्व देता है। सिद्धांत रूप में तो ये एक उत्कृष्ट ढांचा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी महान नीति की असली परीक्षा हमेशा जमीनी हकीकत और उसे लागू करने के तरीके में होती है। सच कहा। कागज पर जो चीज परफेक्ट लगती है वो क्लासरूम में बहुत अलग रूप ले सकती है। बिल्कुल। और उसी जमीनी हकीकत से जुड़ा एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार मेरे मन में आ रहा है। अच्छा, वो क्या? अपनी इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसे पहलू की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं जो शायद इन दस्तावेजों के पन्नों के बीच कहीं छिप गया है। बताइए। देखिए, सोर्स मटेरियल में हमने देखा कि इस पूरी प्रणाली का सबसे बड़ा इनाम वो चौथा साल है, विशेषकर रिसर्च ट्रैक। हाँ। लेकिन इसे करवाने के लिए कॉलेजों के पास अपना मान्यता प्राप्त पीजी प्रोग्राम, उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थापित रिसर्च सेंटर होना अनिवार्य है। हाँ, ये शर्तें तो हैं। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, पुणे, मुंबई या दिल्ली के बड़े पुराने और संसाधनों से भरपूर शहरी कॉलेजों के पास तो ये सब पहले से मौजूद होगा। वे आसानी से इस चौथे साल को लागू कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन उन छोटे ग्रामीण या कस्बाई कॉलेजों का क्या, जो पहले से ही बुनियादी संसाधनों, फैकल्टी की कमी और फंड्स की कमी से जूझ रहे हैं? ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनके लिए रातों रात एक रिसर्च सेंटर खड़ा करना लगभग असंभव होगा। तो क्या अनजाने में ही सही भविष्य में ये नया नियम बड़े अमीर शहरी कॉलेजों और छोटे ग्रामीण कॉलेजों के बीच की खाई को और गहरा नहीं कर देगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये चौथा साल और उसके साथ आने वाले उन्नत शोध, विदेश में उच्च शिक्षा और बेहतरीन करियर के अवसर अंततः केवल बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एलीट कॉलेजों के छात्रों का ही विशेषाधिकार बनकर नहीं रह जाएगा? क्या एक ग्रामीण छात्र केवल इसलिए 3 साल की डिग्री तक सीमित रह जाएगा क्योंकि उसके कॉलेज के पास चौथे साल का लाइसेंस नहीं है? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल है जिसका जवाब अभी दस्तावेजों में नहीं है। जी, इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। इस सवाल को सोचने के लिए छोड़ते हुए हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान के इस बुफे का आनंद लेते रहें और सीखते रहें।